हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द माउंटेन मंक, जिसमें हम फिजिक्स और इससे रिलेटेड ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही बेसिक है, फिजिक्स में हो या चाहे केमिस्ट्री पे हो, जिसका कि नाम है एटॉमिक मॉडल्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो मिलकर बना है केवल एनर्जी और मैटर से, यानी ये दोनों एक ही चीज है, एनर्जी और मैटर। लेकिन जो हमारा मटेरियल पार्ट है, तो मैटर जिस चीज से बना है उसको हम बोलते हैं एटम्स। क्यों? एटम्स जो है इस पूरे यूनिवर्स के जो मटेरियल पार्ट है उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। तो हमें एटम के बारे में, इसकी डिस्कवरी के बारे में, या इसको हमने कैसे टाइम के साथ डिस्कवर किया उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम जानते हैं इन एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्टिंग बात करूं तो आज से लगभग 2500 साल पहले, या हम कहें कि 5500 अबाउट 500 बिफोर क्राइस्ट जो टाइम था, उस टाइम पे फिलोसोफर हुए थे डेमोक्रिटस, और उनके जो टीचर थे लूसिपस। तो इन्होंने एटम के बारे में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज अ पीस ऑफ ब्रेड। तो जब आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ओके, तो आपके पास इस ब्रेड के दो पीस हो गए। आपके पास जो पीस मिला उस पीस को आपने फिर से दो हिस्सों में डिवाइड किया, हाफ पार्ट। इसके बाद जो मिला आपको, आपने उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, समझ रहे? और ऐसे चलते चलते हर एक पार्ट के आप क्या करते गए, 2 हिस्से करते गए। तो जब आप करते जाएंगे इस तरह से इन्फिनिटली बार इसको करते जाएंगे, तो क्या होगा, हमारे पास एक लास्ट में एक ऐसा हिस्सा बचेगा कि जिसको काट पाना संभव नहीं है। ठीक है? और इसी जो हिस्से है, इसी को उन्होंने बोला क्या, इसी को उन्होंने बोला अनकटेबल। ठीक है? जिसको इन्होंने बोला एटमॉस। तो उस टाइम की जो ग्रीक लैंग्वेज है उसमें हम इसको बोलते हैं एटमॉस, जहां से कि हमारा एटम आया है, और इसका मतलब होता है अनकटेबल, यानी जिसको आप फर्दर काट नहीं सकते हो। तो एटम की जो बेसिक डिस्क्रिप्शन क्या है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसी चीज जिसको आप काट नहीं सकते हैं, यानी सबसे जो छोटा, जो टाइनी पार्टिकल है, वही हमारे पास क्या कहलाता है, एटमॉस या एटम। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एरिस्टोटल आए, अरस्तु जिसे हम बोलते हैं। तो अरस्तु ने इस मॉडल को थोड़ा सा डिफाइन किया कि उन्होंने कहा कि जो ये एटम है क्या, उन्होंने कहा कि हर एक जो चीज है, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। यानी ये एटम केवल एक ही चीज नहीं होते, बहुत सारे टाइप के एटम्स होते हैं, और ये एटम बहुत छोटे होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है? तो बहुत छोटे और बहुत ज्यादा जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो वो मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, कोई भी एलिमेंट को फॉर्म करते हैं। ठीक है? तो हर एक एलिमेंट्स किससे मिलकर बना, हमारे पास एटम से मिलकर बना है। ये अरस्तु ने, जो हमारे प्राचीन थॉट्स थे, उनको दिया। और इंडिया में भी ऐसे ही प्राचीन हमारे पास थॉट्स चले आ रहे थे। तो एक फिलोसोफर, यानी एक ऋषि जो है, जिनका नाम कणाद है, कण के नाम से इनका नाम कणाद पड़ा, इन्होंने भी एटम के बारे में फिलोसफी दी। तो उन्होंने कहा कि हर एक मटेरियल में कुल मिला के इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से 5 टाइप के तत्व पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते थे पंच महाभूत तत्व, जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश है ना। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, और हर एक मैटर में, हर एक मटेरियल में ये पांचों तत्व मिलके कोई एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है? तो चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, तो हर एक चीज में ये 5 तत्व, या हम बोले 5 पार्टिकल अवश्य पाए जाते थे। तो यहां से इंडियन कॉन्सेप्ट आता है अबाउट एटम का, या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो ये तो हमारे पास प्राचीन थ्योरियां हो गई है। तो मॉडर्न जमाने में, मॉडर्न फिजिक्स में जो हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट दिया है एटम का,
जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज, तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है जॉन डाल्टन का। तो जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में एक कॉन्सेप्ट दिया। बेसिकली ही वाज अ केमिस्ट, वो एक रसायन विज्ञानी थे। तो वो उन्होंने जब डिफरेंट एलिमेंट्स को डिस्कवर किया तो उन्होंने कहा कि जो ये एलिमेंट्स हैं ये कुछ सर्टेन एटम से मिलकर बने हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि एटम क्या बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, तो जब ये मिलते हैं तो इस तरह से वो एक क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं, कोई भी मैटर। जैसे ये हाइड्रोजन बोल दिया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम मेक्स डिफरेंट कंपाउंड। तो जैसे मेरे पास 5 एटम मिले तो हाइड्रोजन बन गया, ऐसे 3 एटम मिले तो कुछ और बन गया, है ना। और ऐसे ही उन्होंने कहा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स मिलेंगे। तो सपोज एक ऐसा एटम है, दूसरा ऐसा एटम है, 2 इसके हो गए और एक इसका हो गया। तो जब ये ऐसे मिलेंगे तो हमारे पास कोई अलग ही एलिमेंट बन जाएगा। तो उन्होंने बोला कि जो कंपाउंड का फॉर्मेशन है वो होता है किससे, एटम से होता है, और डिफरेंट एटम्स मिलके कोई एक कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डाल्टन ने सिंपली बताया कि हर एक कंपाउंड के जो बेस में है वो क्या है, हमारा एटम है, ठीक। 1808 की बात थी। उसके बाद आए जे थॉमसन, जिन्होंने दिया हमारे पास प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, या इसे हम हिंदी में तरबूज का मॉडल भी कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो ये था थॉमसन का मॉडल था, इसमें कुछ यहाँ पर साइंटिफिक बैकग्राउंड था, एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड था। 1897 के आसपास थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, जिसे उन्होंने कैथोड रे बोला, ठीक है। बेसिकली उन्होंने किया क्या, उन्होंने एक इवैक्यूएटेड चैम्बर लिया, ओके, और इस इवैक्यूएटेड चैम्बर में इन्होंने यहाँ पर क्या लगाया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे इन्होंने एक फिलामेंट लगा दिया, ओके, फिलामेंट लगाया, और फिलामेंट जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर कैथोड, ओके। तो एक कैथोड है और ये एनोड है। तो जब इन्होंने यहाँ पर इसको एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ा, है ना, तो दे सी सम करंट, उन्होंने कुछ यहाँ पर देखी करंट। तो उन्होंने कहा कि इस कैथोड से कुछ यहाँ से वेव्स निकल रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जिसे इन्होंने नाम दिया कैथोड रेज, ठीक है। क्या नाम दिया, कैथोड रेज। और इनका जब इन्होंने स्टडी किया मिलिकन ऑल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट या इस साइज, तो इन्होंने इसका चार्ज बाई मास रेशियो निकाला। तो उन्होंने बताया कि इसका जो चार्ज है -1 कूलम है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, दैट इज द चार्ज ऑफ अबाउट इलेक्ट्रॉन। तो यहां से डिफाइन हो गया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, और ये हर एक मैटर में मिलता है। चाहे आप कैथोड किसी भी चीज का लगाओ तो इस कैथोड से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो उन्होंने कहा कि मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो उन्होंने कहा कि मैटर या एटम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो एटम का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यानी जो भी मैटर है ये कुछ, उन्होंने कहा कि स्फेरिकल सिमेट्री का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, जैसे तरबूज का होता है, एक तरबूज का जो फल है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, वो बीच में कहीं कहीं धसे हुए होंगे, लाइक दिस, ये जैसे केक के अंदर, पुडिंग के अंदर जो हमारे प्लम्स होते हैं वो धसे हुए होते हैं फल के बीच, उसी तरीके से ये इसके अंदर फंसे रहेंगे। और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसमें चारों तरफ फैला हुआ होगा, क्योंकि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। तो जितना नेगेटिव है उतना ही यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको जो बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, या हमारे पास परमाणुवाद का जो मॉडल है, तरबूज का मॉडल, वो कुछ इस तरह से, तरबूज के अंदर उसके बीज धसे रहते हैं, वैसे ही इस एटम में भी पॉजिटिव मैटर के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस है वैसे धसे हुए रहते हैं। ये किसका मॉडल था, ये जे थॉमसन का मॉडल था, जो इन्होंने 1909 में यानी 1909 पे प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास एटम कैसा है, कुछ इस तरह का है, ठीक है। पॉजिटिव मैटर के अंदर नेगेटिव चार्ज धसा होगा, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास फर्दर डिस्कवरी हो गई, क्योंकि हर एक मॉडल में कुछ न कुछ दिक्कतें थी, तो आया हमारे पास रदरफोर्ड का मॉडल।
रदरफोर्ड का मॉडल क्यों थोड़ा एडवांस था, क्योंकि नई एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी के साथ हमारे पास नया एटॉमिक मॉडल आया। तो 1911 के आसपास रदरफोर्ड कर रहे थे एक्सपेरिमेंट विथ पॉजिटिव रेज, जैसे नेगेटिव रेज थी एंड कैथोड रेज, वैसे ही एनोड रेज के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने डिस्कवरी किसकी करी, प्रोटॉन की। उन्होंने कहा कि जैसे नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट इसके पास चार्ज होता है, वो हम जानते हैं। तो प्रोटॉन की जब डिस्कवरी हुई तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है हमारी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, जिसने पूरे मॉडर्न फिजिक्स को रिवॉल्यूशनाइज किया। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक फिल्म लिया, फोटोग्राफिक प्लेट, कुछ इस शेप में, लाइक सिलेंड्रिकल शेप में लिया, है ना। तो इस शेप में इन्होंने एक फिल्म ली और उसको किसके चारों तरफ रखा, एक हमारे पास क्या था, गोल्ड प्लेट थी। ठीक है, तो बीच में उन्होंने एक सोने की पत्ती रखी, बहुत ही पतली सोने की पत्ती, आप जानते हो कितना पतला होना चाहिए, अबाउट 2 माइक्रोमीटर, है ना। इसकी जो विड्थ थी वो कितनी थी, 2 माइक्रोमीटर, इतनी पतली सोने की पत्ती रखी। और यहाँ पर इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा जिसमें से क्या निकलते थे, अल्फा रेज निकलती थी। तो यहाँ से हमारे पास स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल निकलती है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की एक किरण निकलती है। तो जब उन्होंने इसको सोने की पत्ती में अल्फा पार्टिकल गुजारा तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे यानी मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स इसके पार चले गए। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि केवल 10,000 में से केवल 14, ठीक है, 14 आउट ऑफ 10,000 आर डिफ्लेक्टिंग, यानी 10,000 पार्टिकल्स, 10,000 अल्फा पार्टिकल्स में से केवल 14 ही क्या हुए हैं, डिफ्लेक्ट हुए हैं, बाकी सारे सीधे निकल चुके हैं। ओके, और उन्होंने कहा कि जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है ये तो और भी कम है, ये 8,000 में से एक, ओनली 1 आउट ऑफ 8 इज डिफ्लेक्टेड एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। जो डिफ्लेक्शन एंगल है 90 से ज्यादा, यानी ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, तो 8,000 में से केवल एक पार्टिकल ही इतना डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहां से उन्होंने बहुत बेसिक एजम्पशंस निकाले कि एटम इज वैकेंट, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट, 99.99% इज वैकेंट। और वहां से इन्होंने एक चीज और करी, क्या, दूसरा इनका जो डिस्कवरी था वो था अबाउट न्यूक्लियस। और उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एलिमेंट रिमेन्स इन द न्यूक्लियस ए वेरी टाइनी स्पेस, है ना, बहुत ही छोटे स्पेस में हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है जिसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो अगर इनका एटॉमिक मॉडल देखें तो उन्होंने कहा कि एटम के अंदर एक बहुत ही छोटा हिस्सा है जिसे हम बोलेंगे न्यूक्लियस, जिसमें सारा पार्ट रहता है, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन सर्टेन ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, इनकी कुछ न कुछ लोकेशन हो सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करेगा, रोटेट करेगा। सो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दैट इज न्यूक्लियस, एंड हियर इज इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर कहीं पर होता है वैकेंट स्पेस में। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन इसको किया। ठीक है, इसमें भी कुछ कमी थी कि जैसे इलेक्ट्रॉन जब रोटेट कर रहा है तो ये एक्सेलरेशन होगा, है ना, तो इसमें एक्सेलरेशन होगा तो ये क्या करेगा, रेडिएशन को इमिट करेगा। तो रेडिएशन को इमिट करेगा, इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, तो इसका ऑर्बिट क्या होते जाएगा, छोटा छोटा होते जाएगा, और लास्ट में इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी इसमें नहीं आ पा रही थी, है ना, तो इस वजह से इसको फेल होना पड़ा। तो उसके बाद 1913 के आसपास एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था नील्स बोर, है ना, तो जिसे हम बोलते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर ने बहुत ही रिवोल्यूशनाइज काम किया एटॉमिक और न्यूक्लियर मॉडल दोनों में, है ना। तो 1913 के आसपास इन्होंने इस मॉडल को दिया
और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिया था वो था प्लैंक का क्वांटम हाइपोथेसिस। ठीक है, जिसमें क्या होता था, जिसमें एनर्जी किसी भी एटम की, किसी भी पार्टिकल की, वो डिस्क्रीट थी। उसने एच न्यू से डिफाइन करते थे, प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एटम। तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी कक्षा में पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस बाउंड कर दी उन्होंने कि ये जो ऑर्बिटर होंगे ये कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे सर्टेन एंगुलर मोमेंटम के ऑर्बिट्स होंगे। ठीक है, और इनमें इन्होंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटॉन हो गया और ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस तरीके से। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, दैट मस्ट बी इक्वल टू h/2π, है ना। जब ऐसा होगा जिस ऑर्बिट के लिए, केवल वही ऑर्बिट पॉसिबल होगा। तो बोर का एटॉमिक मॉडल जो है हमारे पास, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अभी जो हम यूज करते हैं जनरली वो दिखाने के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स में एक बहुत बेसिक कंसिडरेशन के लिए हम बोर एटॉमिक मॉडल को ही यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे एक पूरा डिटेल्ड मैथमेटिकल और फिजिकल एक्सप्लेनेशन है, वो हम बाद के लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन फिलहाल एक आइडिया के लिए ये हमारे पास है। तो बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्टेन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इसे ऑर्बिटल मॉडल या सोलर सिस्टम मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि जैसे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड मोशन करते हैं प्लैनेट्स, वैसे ही एटम में भी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास मॉडर्न मॉडल आता है वो आता है क्वांटम मॉडल। तो आजकल जो हमारे पास मोस्ट प्रिसाइज एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल जिसको वैल्यू मिला है वो हमारे पास है क्वांटम मॉडल, जो कि 1920 या 1920 के बाद 1925 के आसपास श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग हो गया, बॉर्न हो गया, इनके कंबाइंड इफेक्ट से ये बीच में आया। तो इसे हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, क्वांटम मॉडल या इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल बोलते हैं, जिसमें हमने क्या किया, बोर सोमरफील्ड मॉडल, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। तो इसमें हमारे पास है क्या, तो इसमें हम माना जाता है कि जो न्यूक्लियस है दैट इज कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, है ना, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि क्वांटम में सबसे जो मेन चीज है वो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम किसी भी पार्टिकल की प्रिसाइज लोकेशन और मोमेंटम को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ा यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन जो अभी तक एक सर्टेन ऑर्बिट में रोटेट मूव कर रहा था, अब उसका जो मूवमेंट हो गया इन दिस न्यूक्लियस वो बहुत ही अनडिटरमाइंड हो गया। कहने का मतलब है कि इसका ऑर्बिट क्या है, उसको ऑर्बिट से न कह के हम यहाँ पर इसको ऑर्बिटल से डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं पे भी हो सकता है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना। इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड तभी बोला जाता है। क्लाउड का मतलब इट इज नॉट द एग्जैक्ट प्लेस बट समवेयर हियर। ओके, तो इसी तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक मॉडल को डिफाइन किया, बीच में न्यूक्लियस और कहीं उसके चारों तरफ कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा। बेसिकली प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। या दूसरा, अब जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कल या स्फेरिकल में ही रोटेट करे। ऑर्बिटल जो है हमारे पास अलग अलग शेप के भी हो सकते हैं, जैसे हमारे पास डम्बल शेप्ड है ना, डम्बल शेप्ड पी टाइप ऑर्बिटल। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ जो हमारे पास क्या है, अराउंड इसका जो इन्वेलप होगा वो कुछ इस तरह का होगा, है ना। यानी हम इसको प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल, जहां से हमने शुरू किया था अपना डेमोक्रेटिस से। एटोमॉस की जो थ्योरी थी एरिस्टोटल का नाम से होते हुए हमने डाल्टन के एटॉमिक मॉडल जो कि सिंपल था, साइज नहीं था, प्लम पुडिंग मॉडल जो कि थॉमसन ने दिया था, जिसमें हमारे पास केवल इलेक्ट्रॉन का पता था। देन हम आए किसमें,
हमारे रदरफोर्ड में, जिसने हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो के बारे में पता चला। बोर में भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पता था, लेकिन हमें यहाँ पर क्वांटाइजेशन को फॉलो किया, एनर्जी क्वांटाइजेशन, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन। एंड देन हमारे पास है क्वांटम मॉडल, जिसमें हमारे पास एनर्जी, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम तीनों क्वांटाइज, यानी स्पेस भी क्वांटाइज था यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मॉडल्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द प्रिसाइज मॉडल ऑफ एटम राइट नाउ। लेकिन हम जनरली बोर मॉडल को भी एज अ देखते हैं जब हम कोई कैलकुलेशन या बेसिक फिजिकल को समझाते हैं तो।